नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमने जो पिछले क्लास में आपके जो बीएससी आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो गणित में जो आपके जो बीएससी वाला जो पार्ट है हमने शुरू किया था, जिसमें हमने बताया था कि आपके जो कैलकुलस वाला जो पार्ट है, उस कैलकुलस वाले पार्ट में कौन कौन से जो टॉपिक लगते हैं, साथ ही इस टॉपिक से लगभग कितने प्रश्न या कितने नंबर के जो प्रश्न है वो आपके पूछ लिए जाते हैं, उसके बारे में हमने बात करी थी। आज की इस क्लास में हम प्रॉपर रूप से आज के जो कैलकुलस वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें एक तो आपको उसको एक आइडिया ले जाएगा कि आपको जो कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ना है, उस कैलकुलस वाले पार्ट में कौन कौन से टॉपिक है वो आपको देखने जो आवश्यक है। दूसरा, कौन कौन से जो पार्ट छोड़ने हैं वो भी हमने बात करी थी। तो वो सारी जो बातें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आप वो वाला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आज आंशिक अवकलन है वो आपके शुरू करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपके जो इस चैनल के माध्यम से आपके जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है उसमें आपके जो मैथ है, गणित में आपके जो बीएससी वाला जो पार्ट है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। और उस बीएससी वाले पार्ट में हम पूरी किताबें नहीं पढ़ेंगे, केवल वे टॉपिक हम पकड़ेंगे जिसमें से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, और अगर जिसको जितना हम छोटे रूप में और टू द पॉइंट पढ़ेंगे ना, वो उतना ही हमें उसमें फायदा देगा। हमें पता है कि भाई डिफरेंशियल कैलकुलस से आपके कितने प्रश्न आते हैं, या आपके पार्शियल आपके जो आंशिक अवकलन है उससे कितने प्रश्न आते हैं, बीटा गामा से प्रश्न आता है, आपके जो एसिम्पटोट है अनंत स्पर्श या वहां से प्रश्न आते हैं, आपके जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, एनवेलप से आते हैं, आपके जो मैक्सिमा और मिनिमा से आते हैं, जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं ना। जब डायरेक्ट प्रश्न आपको पता है कि इस टॉपिक से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम पूरी किताब क्यों पढ़ें। बाद में शायद आपको आई थिंक मेरी जो बात मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी कि जब हमें पता है कि कौन कौन से टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछते हैं, अगर हम वही टॉपिक पढ़े तो सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट रहेगा। और हो सकता है कि वो टॉपिक पूरे होने के बाद फिर हम जो बच गए टॉपिक अगर पढ़ ले तो फिर हमें फायदा रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आपके जो आंशिक अवकलज है, जो आपके पार्शियल डिफरेंशियल है, वो आपके हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आंशिक अवकलज होता क्या है। भाई दो तरीके के अवकलज होते हैं, एक होता है सामान्य और एक होता है आंशिक। सामान्य क्या होता है? सामान्य में होता है कि जब एक स्वतंत्र चर होता है, एक आपके आश्रित चर होता है। जब एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं, जब हम अ, जब हम आंशिक जब हम आपके जो आश्रित चर है, जब हम आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं, और एक ही चर दे रखा है, एक चर मतलब एक आश्रित चर और एक स्वतंत्र चर दे रखा है, और जब हम स्वतंत्र चर का आश्रित चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वो होता है आपके सामान्य अवकलन। लेकिन जब एक से अधिक जब आपके जो चर दे रखे हैं और किसी एक चर को हम एक चर के सापेक्ष अवकलन करें और बाकी सभी चर को हम अचर या कांस्टेंट मान लें, तो फिर आप उस प्रकार के जो आपके जो अवकलज होता है वो होता है आपके आंशिक अवकलज में आपके आता है। तो कैसे करेंगे हम सारी बातें हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपकी सामान्य अवकलज के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा मैं सामान्य अवकलज के बारे में बात करूं तो सामान्य अवकलज क्या होता है कि मान लो कि जैसे y बराबर अगर fx लिखा हुआ है, y बराबर fx लिखा हुआ है, तो इसमें दो चीजें, अगर ये समीकरण है तो इसमें दो चीजें हमें देखने को मिलती है। एक मिलता है आपके y और एक मिलता है आपके x। दो चीजें हमारे पास है। दो चीजों में अगर x है ना, वो है आपके स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है, ठीक है। जबकि y क्या है? आपकी परतंत्र चर है। y क्या है? आपकी परतंत्र चर है। अब स्वतंत्र चर और परतंत्र चर है कैसे? जैसे मैं कहूँगा जैसे y बराबर 2x ले लिया मैंने, समीकरण ली, क्या ली? y बराबर 2x। अच्छा, मैं अपने मन से x बराबर मैंने 1 माना। कितना माना? 1। मैं 1 मानने पर y बराबर कितना आया? आपके आएगा 2 आएगा। अगर मैं x बराबर 2 लेता हूँ, x बराबर 2 लिया तो y का मान कितना आएगा? y बराबर आएगा आपके 4, करेक्ट। अगर मैं x बराबर 3 लेता हूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा? आपके 6, सही। यानी मैंने अपनी मर्जी से केवल एक चर का मान ही लिया था। किसका लिया था? x का। एक बार एक लिया, एक बार 2 लिया, एक बार 3 लिया। मेरे इच्छा से मैंने जब x का मान लिया और मेरे मानने से किसके मान में परिवर्तन आया? y के मान में। जैसे पहले मैंने 1 लिया तो y का मान ऑटोमेटिक 2 आ गया। फिर मेरी इच्छा थी कि मैंने x का मान 2 लूँ तो फिर y का मान 4 आ गया। अगर मेरी इच्छा थी कि मैंने x का मान 3 लूँ तो y का मान ऑटोमेटिक कितना आ गया? 6 आ गया। मैंने केवल एक ही चर का मान
लिया था और ऑटोमेटिक y के मान में परिवर्तन देखने को मिला। यानी जैसे ही अगर आप x में कुछ परिवर्तन करोगे y में डायरेक्ट आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस तरह से कह सकता हूँ कि x स्वतंत्र है, x का मान आप कुछ भी रखोगे तो x के अकॉर्डिंग y का मान चेंज हो जाएगा, यानी y x पर डिपेंड है तो y क्या हो गया, परतंत्र हो गया। तो y क्या हो गया, परतंत्र चर हो गया। तो आई होप कि जो ये बातें आपके समझ में आई होगी। और दूसरा आता है आपके आंशिक चर में, दूसरा क्या आता है आपके जो आंशिक आपके दूसरा आता है आपके आंशिक अवकलज, दूसरा आता है आपके आंशिक अवकलज, दूसरा आता है आपके आंशिक अवकलज आता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि y बराबर f x z, आपके दो चर है, अब कितने चर है x और z। अब ये x और z दोनों क्या है आपके स्वतंत्र चर है और y क्या हो गया आपके परतंत्र चर, ठीक है, डिपेंडेंट है। तो ठीक है, तो x और z क्या हो गया स्वतंत्र है और y क्या हो गया परतंत्र। यानी अगर आप x और z के मान अपने इच्छा के जो भी रखोगे ऑटोमेटिक y के मान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये इतनी बात आपको समझ में आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा मान लो कि मैं समीकरण लेता हूँ कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2z, क्या लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2z। अगर इसका मैं अगर सामान्य अवकलज करता हूँ तो मैं किसी एक ही चर के सापेक्ष अवकलज कर पाऊंगा। यानी अगर जैसे मान लो कि अगर मैं x के सापेक्ष करता हूँ, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष करता हूँ तो इसका आपके अवकलज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अवकलज नहीं होगा। लेकिन मैं इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलज जरूर कर सकता हूँ। यानी अगर इसको मैं x के सापेक्ष अगर मैं क्या करता हूँ आंशिक अवकलज करता हूँ, यानी पार्शियल डिफरेंशियल करता हूँ, अवकलज करता हूँ। अगर मैंने x के सापेक्ष अवकलज किया तो x के अलावा और कौन कौन से जो अपने चर है स्वतंत्र चर एक ही है अपने पास, कौन सा है z है, क्या है z। तो z ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपके कांस्टेंट, क्या हो जाएगा कांस्टेंट या अचर हो जाएगा। अब z को कांस्टेंट मानना है, x को स्वतंत्र मानना है, y को मानना है परतंत्र यानी डिपेंडेंट मानना है। और अब करो अवकलज, तो सीधा क्या लिखोगे आप dy बाई dx बराबर 2x, और जब जीरो है सॉरी आपके z कांस्टेंट है और कांस्टेंट का होता है आपके जीरो, तो क्या आ जाएगा आपके 2x आ जाएगा। अब मान लो कि इसमें ही अगर मुझे z के सापेक्ष करना है, देखना है z के सापेक्ष, मैं z के सापेक्ष करना है तो मैं क्या करूंगा x इसको क्या लूंगा मैं कांस्टेंट लूंगा, क्या लूंगा मैं x को लिया मैंने कांस्टेंट। अगर अब मैं करूंगा तो मैं लिखूंगा dy बाई dz बराबर, अगर x कांस्टेंट है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 प्लस और ये हो जाएगा 2, ये आपका आंसर रहने वाला है। आई होप कि जो सामान्य अवकलज और जो आंशिक अवकलज है दोनों में आपने कुछ अंतर आपने जो देखा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अवकलजों के संबंधित कुछ आपके जो फॉर्मूले है उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो पिछले साल जो सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से संबंधित वो भी प्रश्न हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले है वो लिख देते हैं और उसके साथ साथ आप वो भी आप लिख दे और आप भी साथ में जो फॉर्मूले है वो नोट करते रहिएगा। सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो पहले बात करेंगे हम डी बाई डी एक्स, अगर डी बाई डी एक्स अगर एक्स की पावर एन है, क्या है एक्स की पावर एन है तो होता है आपके एन एक्स एन माइनस वन होता है। सामान्य से फॉर्मूला है जो कि आपके पिछले जो आपने 11th और 12th में पढ़ा है तो वही हम बात करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं लो डी बाई डी एक्स और अगर इसमें कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यानी अचर आता है तो हो जाएगा आपका 0। तीसरा आता है आपका डी बाई डी एक्स, अगर ई की पावर एक्स आता है तब इसका मान वापस ई की पावर एक्स के रूप में ही आपको देखने को मिलता है। अगला है आपके डी बाई डी एक्स, अगर ए की पावर एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है आपके ए की पावर एक्स दे रखा है तो वो हो जाएगा आपके ए की पावर एक्स लॉग बेस में हो जाएगा आपके ई और आपके हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा आपके ए की पावर एक्स लॉग ए और ए हो जाएगा। अगला है आपके डी बाई डी एक्स और हो जाएगा आपके लॉग, अगर बेस आपके ई है और अगर एक्स दे रखा है और इसका अगर करोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा 1 बाई एक्स, क्या आ जाएगा आपके 1 बाई एक्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करूंगा कि डी बाई डी एक्स, अगर साइन एक्स है तो हो जाएगा साइन का होता है आपके कॉस एक्स होता है, क्या होता है आपके कॉस एक्स होता है। अगर नेक्स्ट है आपके अगर कॉस लिया मैंने
कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर हो जाएगा आपके माइनस की साइन एक्स। अगला है आपकी डी बाई डी एक्स, अगर मैं टेन एक्स लेता हूँ तो वो हो जाएगा आपकी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि डी बाई डी एक्स, अगर मैं सेक एक्स लेता हूँ तो वो हो जाएगा आपकी सेक एक्स और टेन एक्स आपके सेक एक्स टेन एक्स आपके रहने वाला है। फिर नेक्स्ट बात करूँ, अगला है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स अगर मैं कोसेक्स लेता हूँ, कोसेक एक्स लेता हूँ तो वो हो जाएगा आपकी माइनस की कोसेक एक्स कॉट एक्स के रूप में आ जाएगा। फिर अगला है आपके डी बाई डी एक्स, कॉट एक्स लेता हूँ तो वो हो जाएगा माइनस की कोसेक स्क्वायर एक्स के रूप में कहते हैं कि आपका ये आ जाएगा। फिर आपके आता है इनवर्स वाला आते हैं, तो अगला हो जाएगा आपकी डी बाई डी एक्स, सॉरी अपना हाइपरबोलिक वाले ले लेते हैं। इस साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है आपकी कॉस हाइपरबोलिक एक्स। नेक्स्ट आपकी डी बाई डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है आपकी साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है। नेक्स्ट आपके होता है कि डी बाई डी एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है आपके सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स के रूप में आपके होता है। सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर के बारे में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके होता है कि डी बाई डी एक्स बराबर होता है, अगर मैं कॉट एक्स लूँ कॉट एक्स लो तो वो हो जाएगा आपकी कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ मैं आपको कि डी बाई डी एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स है ना, सेक हाइपरबोलिक एक्स के बारे में बात करूँ तो वो हो जाएगा आपकी माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स के बारे में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अगला कि डी बाई डी एक्स कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपकी कोसेक हाइपरबोलिक एक्स और हाइपरबोलिक एक्स। ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो आपने 11th-12th में पढ़े हैं, तो वही हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सभी फॉर्मूलों का आपके जो यूज है वो इस पार्शियल डेरिवेटिव में आपके जो होने वाला है। फिर नेक्स्ट बात करूँगा आपके डी बाई डी एक्स, अगर साइन इनवर्स एक्स हो तो हो जाएगा आपके 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपके 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो वो हो जाएगा आपके -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करूँ मैं आपके डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बारे में, तो वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में आपके जो ये फॉर्मूला है वो आपके रहने वाला है। फिर नेक्स्ट आपकी बात करूँ कि डी बाई डी एक्स के बारे में बात करूँ तो हो जाएगा आपके कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपके -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में आपके जो ये फॉर्मूला है वो आपके रहने वाला है। नेक्स्ट बात करूँ डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स के बारे में बात करूँ तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा आपके 1/(x)√x स्क्वायर माइनस 1। और वही अगर डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स के बारे में बात करूँ तो वो हो जाएगा आपके -1/(x)√x स्क्वायर माइनस 1। ये जो कुछ फॉर्मूले है वो आपको देखने को मिलते हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। मैंने बताया कुछ फॉर्मूला के बारे में बताया कि एक तो होता है कि आपके डी बाई डी एक्स अगर एक्स की पावर n है तो उसका अवकलन होता है nxn-1 होता है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। अगर e की पावर x है और अगर इसका अवकलन निकालें तो वो हो जाएगा आपके e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। फिर मैं बात करूँ a की पावर x है तो a की पावर x का जो अवकलन है
वो रहेगा ए की पावर एक्स लॉग ए, और लॉग ए में जो उसका जो बेस है वो क्या रहेगा आपके ई रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर डी बाई डी एक्स लॉग जिसका बेस ई है, और लॉग एक्स की बात करूँ तो लॉग एक्स का जो अवकलन हो जाएगा आपके 1/x। फिर मैं बताया कि डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स अगर टेन एक्स है तो इसका अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर अगला फॉर्मूला मैंने बताया कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का जो आपके अवकलन होता है आपके सेक एक्स टेन एक्स, क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, उसका क्या अवकलन होगा कि माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स के रूप में इसका जो अवकलन देखने को मिलेगा। फिर बात करूँ डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक, अगर हाइपरबोलिक की बात करूँ, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात आएगी कि ये जो साइन कॉस और टेन लिखे मैंने ये वाले, यानी आपके लगभग 6 से लगाकर ये 11 तक, इन सब में आपने एक बात कॉमन आपके नोटिस करी होगी कि जब भी मैं जो फर्स्ट लेटर है या सी, कौन सा है सी, जैसे कॉसेक में कॉस में सी है, कोसेक में सी है, कॉट में सी है, और जब भी मैंने फर्स्ट लेटर हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो है ना साइन कॉस टेन, उसमें अगर फर्स्ट लेटर अगर सी से स्टार्ट है और उसका अवकलन किया जा रहा है तो सब में माइनस आया। देखो कॉस का माइनस, कॉस का जो अवकलन किया तब क्या आया माइनस का साइन एक्स, कोसेक का क्या तो क्या आया माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट का क्या तो माइनस के कोसेक एक्स। तो एक तरह से याद रख सकते हो, याद रखने की दृष्टि से जब भी आगे सी आएगा तो अगर उसका अवकलन किया जाएगा तो आपके माइनस में जाएगा, लेकिन वो सामान्य वाला होना चाहिए, हाइपरबोलिक वाला नहीं, ऐसा लागू होता नहीं है ना। हाइपरबोलिक की बात करूं मैं तो साइन हाइपरबोलिक एक्स है, उसका जो अवकलन होता है आपके कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है आपके साइन हाइपरबोलिक एक्स। टेन हाइपरबोलिक एक्स की बात करूं तो इसका अवकलन होता है आपके सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स होता है। फिर मैं बताया कि कॉट हाइपरबोलिक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस के कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। फिर बताया मैंने सेक हाइपरबोलिक एक्स होता है वो आपके होता है माइनस की सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स के रूप में आपके देखने को मिलेगा। और कोसेक हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है आपके कोसेक हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स के रूप में होता है। फिर हमने इनवर्स के बारे में बात करी तो साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का होता है आपके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखो केवल इसमें माइनस का फर्क है, इसमें और इसमें, एक में प्लस एक में माइनस। सेक इनवर्स एक्स का होता है आपके 1/x√1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, और कोसेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में आपके होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की जो महत्वपूर्ण आपके अवकलन के जो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और बचते हैं जो भी मैं आपको नोट करवा लेता हूँ। उसके बाद हम जो इस पे जो प्रश्न आते हैं ना उसके बारे में, जो कि आपके सेकंड ग्रेड में और प्रश्न पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे कि जब दो समीकरण है यहाँ पे दो चार आपस में जुड़े हो तब उसका अवकलन कैसे करेंगे, जब गुणा में है तब अवकलन कैसे होगा, और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उसके हम देख लेते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कि मान लो कि कुछ फलन है, एक f(x), g(x), आपके h(x), ये सारे क्या है आपके, याद रखिएगा कि ये फलन है, ठीक है। तो मान लो कि अगर d बाई डी एक्स और दो फलन है, एक f(x) और एक है आपकी g(x), और दोनों के बीच में या तो दो जोड़ हो रही है या फिर घटाव हो रही है, तो उसका अवकलन कैसे करोगे, तो वो हो जाएगा आपके एक बार आपके f(x) के साथ यानी कि d बाई डी एक्स, और f(x) प्लस माइनस d बाई डी एक्स और आपके g(x) का आपके हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपके गुणा में दे रखा है, यानी d बाई डी एक्स f(x) डॉट g(x), अगर दोनों गुणा में दे रखा है तो क्या करोगे कि सबसे पहले f(x) का अवकलन करोगे, g(x) को ऐसा का ऐसा रखोगे, दूसरी बार में g(x) का अवकलन करोगे और f(x) को ऐसा का ऐसा रखोगे।
यानी सबसे पहले मैंने क्या किया कि डी बाई डी एक्स, सबसे पहले मैंने एफ एक्स का कैलकुलेट कर दिया और जी एक्स को मैंने यू का यू रखा, प्लस दूसरी बार मैंने एफ एक्स को यू का यू रखा और डी बाई डी एक्स और जी एक्स का क्या किया मैंने अवग्रज कर दिया। तीसरा आता है आपके भाग वाला, यानी कि डी बाई डी एक्स, अगर एफ एक्स दे रखा है बटा जी एक्स दे रखा है, अगर ये दे रखा है तो अवग्रज कैसा होगा, तो सबसे पहले होगा कि जो हद है, जो निश्चित संख्या दे रखी है उसका तो आपके नीचे वर्ग करना है, यानी कि जी एक्स का क्या हो जाएगा आपकी वर्ग हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले करना है एफ एक्स का आपके जी एक्स का वर्ग किया और नीचे वाली संख्या को लिखना है यू का यू लिखना है, यू का यू लिखा मैंने, फिर होगा गुना ऊपर वाली संख्या का अवग्रज, यानी कि डी एफ एक्स बाई डी एक्स एफ एक्स हो जाएगा। जो संख्या नीचे आई उसका पहले अवग्रज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है माइनस, अब पहले आपने एफ का क्या था, आपकी बात जी का करना है, तो एफ एक्स को मैंने लिखा ऐसा का ऐसा और डी बाई डी एक्स और हमें करना है जी एक्स का आपके अवग्रज और करना रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि तीन चीजें हैं, जैसे डी बाई डी एक्स, अगर आपको एफ जी और एच, अगर तीन चीजें दे रखी है तो क्या करोगे, तो तीनों का बारी बारी आपके अवग्रज करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या सबसे पहले डी एफ बाई डी एक्स कर दिया और मैंने आपको इसमें जी और एच को यू का यू रखा गुणा में, प्लस दूसरी बार में मैंने एफ को ऐसा कैसा रखा और मैंने जी का अवग्रज कर दिया और एच भी एफ का ऐसा कैसा रहेगा। तीसरे केस में हो जाएगा कि एफ और जी दोनों ऐसा कैसा रह जाएगा और आपके एच के सापेक्ष आपके अवग्रज हो जाएगा। सारी बात आई होप के समझ में आ रहा होगा। ये जो क्योंकि अब ये फॉर्मूले 11वीं 12वीं है, अब ये तो समझ में आपके मेरे ख्याल से आपको समझ में क्या आपको याद होंगे लगभग। एक इम्पोर्टेंट आता है आपके जो संयुक्त फलन वाला आता है, क्योंकि एफ जी एक्स दे रखा है ना, और इसका डी बाई डी एक्स किया जाए, इसका क्या जाए क्या किया जाए डी बाई डी एक्स, तो इसका कैसे होगा थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले होगा कि एफ एक्स का क्या हो जाएगा कि एफ जो जी एक्स फलन यू का यू है, सबसे पहले इस एफ का जो एफ में फलन है उसका जी एक्स के सापेक्ष अवग्रज होगा, इसका होगा आपके डी बाई डी एक्स आपके जी एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा आपके अवग्रज हो जाएगा, अवग्रज होगा, फिर होगा गुणा, फिर अंदर कौन सा फलन है जी एक्स में और किस में एक्स में, तो जी एक्स का हो जाएगा एक्स के सापेक्ष, जी एक्स का हो जाएगा आपके एक्स के सापेक्ष। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बताओ, एफ जी एक्स में फलन था, जी एक्स में फलन है, अगर आपको इस तरह का संयुक्त फलन है और अवग्रज करना है तो एफ किस में फलन है जी एक्स में फलन है, तो एफ का जी एक्स के सापेक्ष अवग्रज होगा, फिर गुणा जी किस में फलन है एक्स में फलन है, तो जी एक्स के सापेक्ष आपके अवग्रज देखने को मिलेगा। तो ये आपके जो मोटे रूप से आपके कुछ आपके फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात करी थी आपके एक मैंने बताया कि आपके सामान्य अवग्रज और आंशिक अवग्रज में क्या आपके क्या अंतर है उसके बारे में हम बात करी थी, तो वो भी हम देखने अब उसमें बात करी, उसके बारे में कुछ मैं जो आंशिक अवग्रज से संबंधित कुछ आपके जो फॉर्मूले है वो आपको देखने को मिलते हैं, या कुछ आंशिक अवग्रज करते कैसे हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। आज की क्लास हम यही रखते हैं। आई होप कि जो भी मैंने आज की क्लास में जो भी फॉर्मूले हैं जो भी बातें हैं बताइए, आंशिक अवग्रज और सामान्य अवग्रज के बारे में बातें बताइए और आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, धन्यवाद।